हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम से बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। तो स्टूडेंट्स, आज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नोटिफिकेशन मेरी नई वीडियो का सबसे पहले। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे बीएससी 6 सेम एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी यूनिट 4 के एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है स्प्लिटिंग ऑफ D1 एंड D2 लाइंस ऑफ सोडियम इन अ वीक मैग्नेटिक फील्ड भी आप साथ में इसमें ऐड कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट 4 का एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। देखिए स्टूडेंट्स, 1896 में डच फिजिस्ट पीटर जीमन ने यह ऑब्जर्व किया कि जब भी हम किसी सोडियम लाइट सोर्स को वीक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो सोडियम लाइट सोर्स के एमिशन स्पेक्ट्रम की हर एक स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो मोर देन 3 कंपोनेंट लाइंस में स्प्लिट हो जाती है। और एक स्पेक्ट्रल लाइन का मोर देन 3 कंपोनेंट लाइन में स्प्लिट होना इन द प्रेजेंस ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड, इसको बोला जाता है एनोमलस जीमन इफेक्ट। तो स्टूडेंट्स, सोडियम लाइट सोर्स जो है वो एनोमलस जीमन इफेक्ट जो है शो करता है। सोडियम के एमिशन स्पेक्ट्रम के अंदर हमें दो लाइंस जो है वो दिखाई देती हैं, एक होती है D1 लाइन, एक होती है D2 लाइंस। D1 लाइन की जो वेवलेंथ होती है वो होती है 5896 एंगस्ट्रॉम और D2 लाइन की जो वेवलेंथ होती है वो होती है 5890 एंगस्ट्रॉम। मींस D1 एंड D2 लाइंस की वेवलेंथ में 6 एंगस्ट्रॉम का जो है वो डिफरेंस होता है। तो स्टूडेंट्स, ये बात हो रही है जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, हमने कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया हुआ। बट जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, वीक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, और स्टूडेंट्स हम क्या देखते हैं, जो D1 लाइन है वो 4 कंपोनेंट्स में स्प्लिट होती हुई दिखाई देती है और जो D2 लाइन है वो 6 कंपोनेंट लाइंस में स्प्लिट होती हुई दिखाई देती है। अब D1 लाइन जो है वो 4 कंपोनेंट्स में क्यों स्प्लिट हो रही है, D2 लाइन जो है वो 6 कंपोनेंट में क्यों स्प्लिट हो रही है, इसी सारी चीजों की आज एक्सप्लेनेशन आज के वीडियो में हमने देखनी है। और इन स्प्लिटेड लाइंस की मींस इन कंपोनेंट लाइंस की फ्रीक्वेंसीज क्या क्या होंगी वो भी हम आज के इस मैथमेटिकल डेरिवेशन के अंदर आज के टॉपिक की वो भी देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है एक्सप्लेन स्प्लिटिंग ऑफ D1 एंड D2 लाइंस ऑफ सोडियम इन वीक मैग्नेटिक फील्ड, तो आप स्टार्टिंग में थ्योरी में क्या लिख के आएंगे, आइए वो देख लेते हैं। सोडियम हैज 2 लाइंस D1 एंड D2। सोडियम के एमिशन स्पेक्ट्रम के अंदर हमें 2 लाइंस नजर आती हैं, एक का नाम है D1 और दूसरे का नाम होता है D2। द वेवलेंथ ऑफ D1 लाइन इज 5896 एंगस्ट्रॉम। जो D1 लाइन की वेवलेंथ होती है वो 5896 एंगस्ट्रॉम होती है एंड दैट ऑफ D2 लाइन इज 5890 एंगस्ट्रॉम और D2 लाइन की जो वेवलेंथ होती है वो होती है 5890 एंगस्ट्रॉम। तो स्टूडेंट्स, एक स्पेक्ट्रल लाइन कब एमिट होती है, जब इलेक्ट्रॉन एक हायर लेवल से लोअर लेवल में ट्रांजिशन करता है, तब एक स्पेक्ट्रल लाइन एमिट होती है। अब D1 लाइंस के लिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कौन से लेवल में होगा और D1 लाइन के लिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कौन से लेवल में होगा, ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। उन लेवल्स के जो है आपको नाम जो है वो याद रखना पड़ेगा, नोमेनक्लेचर जो है आपको याद रखना पड़ेगा। आइए देखते हैं कि D1 लाइन कब एमिट होगी। D1 लाइन इज एमिटेड ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 3 to p1/2 से 3 to s1/2। मींस जब एक इलेक्ट्रॉन इस लेवल से इस लेवल में ट्रांजिशन करता है तो D1 लाइन एमिट होती है, मींस 5896 एंगस्ट्रॉम की एक स्पेक्ट्रल लाइन एमिट होती हुई दिखाई देती है। और इसी तरह से D2 लाइन कब एमिट होगी। D2 लाइन इज एमिटेड ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, और सोडियम के अंदर जब इलेक्ट्रॉन जो है इस हायर लेवल से 3 to p3/2 से 3 to s1/2 लेवल में ट्रांजिशन करता है, तब D2 लाइन एमिट होती है। मींस एक ऐसी स्पेक्ट्रल लाइन हमें मिलती है जिसकी वेवलेंथ जो है 5890 एंगस्ट्रॉम होती है। तो स्टूडेंट्स, ये देखिए दोनों का लेवल जो है जहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है वो सेम है, जहां से ट्रांजिशन कर रहा है वो डिफरेंट है। यहाँ पर 3 to p1/2 है, यहाँ भी 3 to p, यहाँ 1/2 था, यहाँ पर 3/2 आएगा। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास कुल मिला के जिन लेवल के साथ हमें डील करना है वो 3 लेवल्स हैं। एक लेवल ये वाला हो गया, एक ये वाला, क्योंकि ये दोनों लेवल्स तो सेम है। तो 3 लेवल्स यहाँ पर हमें जो है उनके साथ डील करना है और इनके लिए हमें क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज का जो है वो टेबल बनाना पड़ेगा। किसी भी लेवल के लिए मेन जो है वो 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं। एक होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, एक होता है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर स्मॉल l, एक होता है स्पिन क्वांटम नंबर स्मॉल s, एक होता है टोटल क्वांटम नंबर स्मॉल j। इन चारों क्वांटम नंबर्स की जो वैल्यूज होंगी इन तीनों लेवल्स के लिए, इसके लिए और इसके लिए, वो क्या क्या होंगी, उसके लिए आपको टर्म वैल्यू का फॉर्मूला पता होना चाहिए। लेवल का
बेसिक फॉर्मूला क्या होता है लेवल को रिप्रेजेंट करने का वो पता होना चाहिए। फिर हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे जहां पर हम इन तीनों लेवल्स के लिए इन चारों क्वांटम नंबर्स की जो है वैल्यूज जो है वो टेबल के अंदर लिखेंगे, क्योंकि वो आगे जो डेरिवेशन में है ये टेबल जो है हमारा वो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो स्टूडेंट्स किसी भी लेवल की जो बेसिक रिप्रेजेंटेशन होती है वो कुछ इस तरह से होती है। एन कैपिटल एल, यहां पर स्मॉल जे होता है और ऊपर 2s+1 होता है। तो स्टूडेंट्स जब L की वैल्यू 0, 1, 2, 3 होती है उसके अकॉर्डिंग L का हम नाम चेंज करते हैं। अगर L की वैल्यू 0 है तो हम उसको S लिखते हैं, अगर L की वैल्यू 1 है तो उसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर L की वैल्यू 2 है तो उसको D से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट 2s+1 इसको जो है इसको हम मल्टीप्लिसिटी ऑफ द लेवल बोलते हैं, और J जो है वो टोटल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है जो कि यहां पर लिखा जाता है नीचे की तरफ, और N जो है वो आगे लिखा जाता है मल्टीप्लाई में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो इस बेसिक फॉर्मूले को यूज करके हम इन तीनों डिफरेंट लेवल्स के लिए इन चारों क्वांटम नंबर्स की, स्मॉल n की, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर L की एंड स्पिन क्वांटम नंबर S की एंड टोटल क्वांटम नंबर J की जो है वो वैल्यूज लिखेंगे। अब आइए देखते हैं कैसे। द वैल्यूज ऑफ N, L, S एंड J फॉर दीज लेवल्स आर एज फॉलोज। तो स्टूडेंट्स हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे लेवल, यहाँ पर 4 जो है कॉलम बनाएंगे, जिसमें फर्स्ट कॉलम में हम N की वैल्यू, सेकंड कॉलम में L की वैल्यू, तीसरे कॉलम में स्मॉल s की वैल्यू, चौथे कॉलम में स्मॉल j की वैल्यू लिखेंगे। तो पहला जो लेवल है जो दोनों में कॉमन है वो है 3,2s1/2, 3,2s1/2। ये लेवल जो है दोनों ट्रांजिशंस में कॉमन है। तो सबसे पहले इसी को उठा लेते हैं हम। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर जो नंबर लिखा है आगे ये 3 नंबर, ये 3 है। जो आगे नंबर लिखा होता है वो n की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारा इस लेवल के लिए जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी वो 3 होगी। अब यहाँ पर s लिखा है, देखिए स्टूडेंट्स s के लिए l की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। तो स्टूडेंट्स s लेवल के लिए स्मॉल l की वैल्यू जो है वो 0 ली जाएगी, और स्पिन क्वांटम नंबर जो है चाहे कोई भी लेवल हो उसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू हम हाफ लेके चलते हैं। तो तीनों लेवल्स के लिए जो स्पिन क्वांटम नंबर स्मॉल s की वैल्यू होगी वो आपने हाफ ही लेनी है। तो स्टूडेंट्स j की वैल्यू आपको कैसे मिलेगी, j जो है आपको नीचे देख के पता चलेगा यहाँ पर नंबर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 1/2। तो स्टूडेंट्स 1/2 है इसके लिए j की वैल्यू, इस लेवल के लिए j की वैल्यू 1/2 है। इसी तरह से इस लेवल के लिए जो स्मॉल n की वैल्यू है वो 3 होगी, क्योंकि 3 आगे लिखा हुआ है। और p है, p के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो p के लिए l की वैल्यू हम 1 लिख देंगे, s इसके लिए भी हाफ रहेगा, तीनों लेवल्स के लिए हाफ रहेगा, और इसके लिए स्मॉल j की वैल्यू जो होगी, जो इसके नीचे लिखी होगी वो होगी स्मॉल j की वैल्यू, यहाँ 1/2 लिखा है तो आपको यहाँ 1/2 लिख देना है। इसीलिए इसी प्रकार से जो तीसरा लेवल हमारा है जिससे हम डील कर रहे हैं वो है 3,2p3/2, 3,2p3/2, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है तो ये n की वैल्यू होगी, और इसके लिए l की वैल्यू यहाँ p लिखा है तो p के लिए जो l की वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो हमने l की वैल्यू 1 लिख दी। s की वैल्यू तीनों लेवल्स के लिए सेम है तो यहाँ पर भी हाफ लिखेंगे हम। तो j की वैल्यू यहाँ से देखेंगे हम, j की वैल्यू 3/2 है क्योंकि यहाँ पर 3/2 लिखा है नीचे, जो नंबर नीचे लिखा होगा वो j की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर हमने 3/2 लिख दिया। तो स्टूडेंट्स हमने टेबल ड्रॉ कर लिया है, तीनों लेवल्स के लिए चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज हमें पता चल चुकी हैं। इसके बाद की डेरिवेशन हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हमने तीनों लेवल्स के लिए n, l, s एंड j के क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज का टेबल बना लिया था। उन्हीं टेबल को यूज करके हम d1 लाइन एंड d2 लाइन को सेपरेटली स्टडी करेंगे। पहले हम d1 लाइन की बात करेंगे। फॉर d1 लाइन when no magnetic field is applied, nu naught is frequency of d1 line। जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करेंगे हम तो हम मान लेते हैं कि जो d1 लाइन की फ्रीक्वेंसी है वो न्यू नोड है। जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो d1 लाइन की ट्रांजिशन में जो दोनों लेवल्स इन्वॉल्व थे, पहला लेवल ये वाला इन्वॉल्व था, आपको बताया था मैंने, जो ट्रांजिशन हो रही थी वो यहां से यहां हो रही थी d1 लाइन के लिए, यहां से यहां हो रही थी। तो ये दो लेवल्स इन्वॉल्व थे d1 ट्रांजिशन के लिए। तो पहले हम इस लेवल की बात करेंगे। ये दोनों लेवल्स जो हैं मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में स्प्लिट होंगे, जिसके कारण d1 लाइन जो है वो फर्दर 4 कंपोनेंट्स में स्प्लिट हो जाएगी। तो पहले हम इस लेवल की बात करते हैं, और इसके लिए जो लैम्डा जी फैक्टर की वैल्यू है, स्मॉल जी की वैल्यू है, वो हम निकालते हैं। तो आप लाइन लिखेंगे, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड लेवल 3,2s1/2 विल स्प्लिट इनटू 2j+1, दैट इज 2 into 1/2 + 1। j की वैल्यू इस लेवल के लिए क्या है, यहां से भी देख सकते हैं आप,
नहीं तो आप टेबल का सहारा ले सकते हैं। इस लेवल के लिए j की वैल्यू ये होगी जो s के नीचे लिखी होगी, ये j की वैल्यू है 1/2, तो आप j की वैल्यू पुट करेंगे तो 1/2, 2 से 2 कट गया, 2 सब लेवल्स। तो स्टूडेंट्स जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो कोई लेवल जो होता है जीमन इफेक्ट के अंदर इतने सब लेवल्स में स्प्लिट हो जाता है। ये जीमन इफेक्ट के हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं, 2j+1 लेवल्स में स्प्लिट हो जाता है। तो j की वैल्यू हमें पता हो तो हम पता लगा सकते हैं कि कोई लेवल कितने लेवल्स में स्प्लिट होगा। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद हमारे केस में ये लेवल जो है वो 2 सब लेवल्स में स्प्लिट हो रहा है। तो हम जानते हैं लैंडेज जी फैक्टर की जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 + j × j+1 + s × s+1 - l × l+1 डिवाइड बाय 2j+1। तो स्टूडेंट ये लैंडेज जी फैक्टर का फॉर्मूला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आपने को स्पेक्ट्रोस्कोपी टिप्स पे करनी है तो आपको कुछ चीजें जो है बेसिक चीजें जो है वो आपको रटी होनी चाहिए। उन्हीं में से एक ये फॉर्मूला है लैंडेज जी फैक्टर। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आता है एग्जाम में। तो स्टूडेंट्स मान लो आपको ये लेवल दे दिया, ये लेवल दे दिया और कहेंगे 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लेंगे आपको कि बताओ इस लेवल के लिए स्मॉल जी की वैल्यू क्या होगी, लैंडेज जी फैक्टर क्या होगा। तो आपको डिफरेंट वैल्यू जो है इसकी, चाहे वो जे की वैल्यू हो, चाहे एस की वैल्यू, चाहे एल की वैल्यू हो, वो अगर आप यहाँ पुट कर देंगे तो आपको जी की वैल्यू मिल जाएगी इस पर्टिकुलर लेवल के लिए। तो स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर लेवल के लिए जे की जो वैल्यू है वो 1/2 है। स्मॉल एस की वैल्यू चाहे कोई भी लेवल हो, कोई भी लेवल आपको एग्जाम में आ जाए, उसके लिए एस की वैल्यू आपको हाफ ही लेनी है और एल की वैल्यू जो है वो आपको यहाँ देख के पता चलेगा कि यहाँ पे एस लिखा हुआ है कि पी लिखा हुआ है कि डी लिखा हुआ है। अगर एस लिखा हुआ है तो स्मॉल एल की वैल्यू 0 होगी, अगर पी लिखा हुआ है तो स्मॉल एल की वैल्यू 1 होगी, अगर डी लिखा हुआ तो इस एस के स्मॉल एल की वैल्यू जो है वो हमारे पास 2 होगी। तो इसको देखना है, इस अल्फाबेट को देखना है, इस अल्फाबेट के अकॉर्डिंग आपको एल की वैल्यूज देखनी है। तो यहाँ पर हमारा एस लिखा हुआ है तो इस केस के लिए जो एल की वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो स्टूडेंट जब आप इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम वगैरह लेके तो स्मॉल जी की वैल्यू जो है वो 2 निकल के आएगी। तो स्टूडेंट्स क्योंकि इस लेवल के लिए जे की वैल्यू 1/2 है तो एमजे की वैल्यू और मैग्नेटिक टोटल क्वांटम नंबर की वैल्यू जो होगी वो +j से -j तक होती है। तो +1/2 से -1/2 तक होगी एमजे की। अगर j की वैल्यू 1/2 है तो एमजे की जो वैल्यू है वो इतनी होंगी। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अगर l की वैल्यू हमें पता है तो हमें ml की वैल्यू +l से -l तक लेते हैं। अगर हमें s की वैल्यू पता है तो ms की वैल्यू जो है -s से +s तक लेते हैं। उसी तरह से अगर j की वैल्यू हमें पता है तो mj की जो वैल्यूज होंगी वो +हाफ से लेके -हाफ तक होंगी। तो स्टूडेंट्स अगर हम gmj निकालें, यहाँ पर gmj ये चीज निकालनी जरूरी है क्योंकि आप जो फॉर्मूला यूज करेंगे कंपोनेंट लाइंस की फ्रीक्वेंसी निकालने का, वहां पर ये चीज यूज होगी g × mj का प्रोडक्ट जो है, ये प्रोडक्ट जो है वो यूज होगा। तो gmj हम निकालें तो पहले हमारे पास g की वैल्यू 2 है तो पहले हम mj की वैल्यू 1/2 ले लेते हैं। तो 2 × 1/2 एंड g की वैल्यू 2 है और mj की वैल्यू -1/2 ले लेते हैं तो 2 × -1/2। तो इस पर्टिकुलर लेवल के लिए तो g × mj का जो प्रोडक्ट होगा उसकी 2 वैल्यूज निकल के आएंगी। एक आएगा 1, इसको 2 से 2 काट के और इसको 2 से 2 काट के -1 आ जाएगा। तो gmj की वैल्यू 1 एंड -1 आ चुकी है इस पर्टिकुलर लेवल के लिए। तो इस पर्टिकुलर लेवल के लिए हमने g भी निकाल लिया, gmj की वैल्यू भी निकाल ली। और स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में इस लेवल की, आखिरकार इस लेवल के लिए gmj की जो वैल्यूज हैं वो क्या निकल के आएंगी। फिर हम देखेंगे कि जो d1 लाइन जो है वो 4 कंपोनेंट लाइन पे जो स्प्लिट हो रही है उन कंपोनेंट लाइन की फ्रीक्वेंसीज क्या क्या होंगी, वो सब कुछ इसी की हेल्प से निकाला जाएगा और वो देखेंगे हम आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हम D1 लाइन के लिए जो 2 लेवल्स इन्वॉल्व थे उनमें से एक लेवल के लिए स्मॉल g और gm × mj की वैल्यूज निकाल चुके थे। अब हम दूसरे लेवल की बात करेंगे, ये है वो लेवल जो कि D1 लाइन की ट्रांजिशन में इन्वॉल्व होगा। तो स्टूडेंट्स इस लेवल के लिए इस लेवल की बात करेंगे और सेम प्रोसीजर फॉलो करते हुए स्मॉल g एंड gmj की वैल्यूज निकालेंगे। आप लाइन लिखेंगे when magnetic field is applied level 3 2p 1/2 will split into 2j+1 is equal to 2 × half + 1 equal to 2 सब levels। स्टूडेंट्स इस लेवल के लिए फिर जो स्मॉल j की वैल्यू है वो 1/2 है। तो जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये वाला लेवल भी जो है वो 2j+1 सब लेवल्स में फर्दर स्प्लिट हो जाएगा। तो j की वैल्यू यहाँ पर 1/2 पुट करेंगे तो 2 सब लेवल्स में ये स्प्लिट होता हुआ हमें दिखाई देगा मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में। तो इसके लिए भी हम स्मॉल g का वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमने पिछले सेक्शन में यूज किया। यहाँ पर स्मॉल j की वैल्यू 1/2 है, s की वैल्यू चाहे कोई भी लेवल हो आपने 1/2 ही लेनी है। इसके लिए जो l की वैल्यू है वो यहाँ देख के इस अल्फाबेट को देख के पता लगाएंगे। यहाँ p लिखा हुआ है और जब p लिखा होता है यहाँ पर तो उसके लिए जो स्मॉल l की वैल्यू है वो 1 होती है।
ये हमारी नोटेशन ऐसी ही रहती है। अगर एस लिखा होता तो जैसे पिछले केस में लिखा हुआ था तो हमने एल की वैल्यू 0 ली थी, यहाँ पर पी लिखा हुआ है तो हम स्मॉल एल की वैल्यू 1 लेंगे। तो स्टूडेंट जब आप इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो स्मॉल जी की जो वैल्यू निकल के आएगी वो 2/3 निकल के आएगी। क्योंकि इसके लिए जे की वैल्यू 1/2 है तो अगेन एम जे की जो वैल्यूज होंगी वो दो पॉसिबल वैल्यूज होंगी, प्लस जे से माइनस जे तक, मीन्स प्लस हाफ से लेके माइनस हाफ तक। तो यहाँ पर आप जी एम जे की जो प्रोडक्ट निकालेंगे, जी इंटू एम जे करेंगे इज इक्वल टू, जी तो एक ही है 2/3, एम जे की दो वैल्यूज हैं, पहले हम 1/2 लेंगे, फिर 2/3 को मीन जी को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 इंटू -1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, 1/3 आ गया और -1/3 आ गया। तो जी एम जे की भी इस लेवल के लिए दो वैल्यूज आ चुकी हैं 1/3 एंड -1/3। तो स्टूडेंट्स इसके बाद की जो डेरिवेशन है वो हम करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो आइए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं आगे। स्टूडेंट्स हमने इस टॉपिक की स्टार्टिंग में देखा था कि D1 लाइन जो है वो कौन सी ट्रांजिशन के दौरान एमिट होगी और D2 लाइन जो है वो कौन सी ट्रांजिशन के दौरान एमिट होगी। तो स्टूडेंट्स हमने देखा था जो D1 लाइन है वो तब एमिट हो रही थी जब इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांजिशन कर रहा था 3,2p1/2 लेवल से 3,2s1/2 लेवल में, और D2 लाइन कब एमिट हो रही थी जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा था 3,2p3/2 हायर लेवल से 3,2s1/2 लोअर लेवल के अंदर। तो ये D1 लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये D2 लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इधर वाला सेक्शन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड 0 है। जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड 0 है तो आपको सिर्फ इतना सा स्पेक्ट्रम दिखाई देगा सोडियम का, ये इधर वाला कुछ नहीं दिखाई देगा, सिर्फ आपको दो लाइंस दिखाई देंगी, D1 लाइन, D2 लाइन। D1 लाइन जिसकी वेवलेंथ होगी 5896 एंगस्ट्रॉम और D2 लाइन होगी जिसकी वेवलेंथ होगी 5890 एंगस्ट्रॉम। बट जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो हमने पिछले सेक्शंस में देखा जो ये लेवल है 3,2s1/2 लेवल, ये 2 सब लेवल्स में स्प्लिट हो जाता है और उन 2 सब लेवल्स के लिए जो mj की वैल्यूज निकल के आई थी वो निकल के आई थी mj 1/2 निकल के आया था, mj -1/2 निकल के आया था, क्योंकि इस लेवल के लिए 1/2 है j की वैल्यू। तो mj की जो पॉसिबल वैल्यूज होंगी वो सिर्फ दो ही होंगी, प्लस हाफ या फिर माइनस हाफ। इसी प्रकार से हमने देखा था कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे थे तो ये वाला लेवल जो है ये भी 2j+1 सब लेवल्स में स्प्लिट हो रहा था। इसके लिए j की वैल्यू 1/2 थी तो 2 इंटू 1/2 + 1 करेंगे तो ये भी दो सब लेवल्स में स्प्लिट होगा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद। इसके लिए भी j की वैल्यू 1/2 है तो पॉसिबल वैल्यू जो होंगी mj की वो भी दो होंगी। इसके लिए एक होगी प्लस हाफ, एक होगी माइनस हाफ। प्लस हाफ वाली जो वैल्यू है वो आपको ऊपर लिखनी है, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो चाहे कोई भी लेवल हो। प्लस वाला जो लेवल जो ऊपर लिखना है और माइनस वाला लेवल जो है वो नीचे लिखना है। तो mj = -1/2 लेवल नीचे बनाना है और mj = -1/2 आपको नीचे वाले लेवल के साथ लिखना है। तो स्टूडेंट्स जो हमारी ट्रांजिशंस होंगी जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो D1 लाइन जो है वो फर्दर 4 लाइंस में स्प्लिट होती हुई नजर आएंगी। बट उन ट्रांजिशंस के लिए कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं जिनको हम सिलेक्शन रूल्स बोलते हैं। सिलेक्शन रूल्स हमें ये कहते हैं सिर्फ वही ट्रांजिशंस अलाउड होंगी जिनके लिए mj की जो वैल्यूज में चेंज आएगा, या तो वो 0 चेंज आएगा या 1 से चेंज आएगा या -1 से चेंज आएगा, और चेंज नहीं आना चाहिए और किसी प्रकार की वैल्यू का चेंज नहीं आना चाहिए mj के अंदर। सिर्फ वही ट्रांजिशन जो है वो पॉसिबल होगी। उन्हीं सिलेक्शन रूल्स को फॉलो करते हुए हम D1 लाइन को यहाँ पर 4 कंपोनेंट लाइंस में स्प्लिट होता हुआ देखेंगे। आइए देखते हैं आगे क्या लिखेंगे आप। अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन रूल्स allowed transitions are those for which delta mj = either 0, either 1 or -1, except mj = 0 तो mj = 0। तो ये वाली ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगी। तो सिलेक्शन रूल्स हमें ये कहते हैं कि सिर्फ वही ट्रांजिशन पॉसिबल होगी जिसके लिए mj की वैल्यू में जो चेंज आएगा वो या तो 0 से चेंज आए या 1 से चेंज आए या -1 से चेंज आए। तो आपको ट्रांजिशन करते टाइम इन तीनों सिलेक्शन रूल्स का ध्यान रखना पड़ेगा और mj 0 से लेके mj 0 तक आपको ट्रांजिशन नहीं शो करनी। तो mj 0 तो है ही नहीं यहाँ पर, तो इसको तो आप भूल ही जाइए क्योंकि mj की कहीं भी आपको 0 जो वैल्यू है वो नजर आ ही नहीं रही। तो इस ट्रांजिशन से आपको कोई मतलब नहीं है, इन 3 चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो पहले हम डेल्टा mj = 0 की बात करेंगे। तो आप पहला कौन सा ट्रांजिशन शो कर सकते हैं जिसके लिए mj में जो चेंज आएगा वो 0 आएगा। देखिए स्टूडेंट्स, अगर 1/2 में से क्या माइनस करूं कि हमारा 0 आ जाए। 1/2 से मैं अगर 1/2 माइनस करता हूं तो 0 आता है। तो 1/2 से 1/2 अगर मैं ट्रांजिशन करता हूं यहां से यहां तक, यहां से देखो यहां से यहां तक अगर मैं ट्रांजिशन करता हूं तो यहां से लेके यहां तक mj की वैल्यू 1/2 है, यहाँ पर यहाँ पे mj की वैल्यू 1/2 है। तो 1/2 में से 1/2 क्या 0 आ गया, पहला सिलेक्शन रूल फॉलो हो रहा है ना। तो ये वाली ट्रांजिशन जो है वो पॉसिबल मानी जाएगी। इसी प्रकार से अगर मैं -1/2 में से क्या माइनस करूं कि हमारा 0 आए, अगर मैं -1/2 में से -1/2 माइनस करता हूं तो अगेन मुझे 0 मिल रहा है। mj में जो चेंज मिल रहा है वो 0 मिल रहा है। मींस ये वाला ट्रांजिशन
mj इक्वल टू -1/2 से mj इक्वल टू -1/2 वाला ट्रांजिशन पॉसिबल होगा, क्योंकि इसके लिए भी mj की वैल्यू में जो चेंज आ रहा है वो 0 से चेंज आ रहा है। मीन जब डेल्टा mj 0 होगा तो उसके लिए आपको दो ट्रांजिशन जो है वो देखने को मिलेंगी। तो अब हेडिंग बनाएंगे फॉर डेल्टा mj इक्वल टू 0 ओनली 2 ट्रांजिशंस आर अलाउड। कौन कौन सी? mj इक्वल टू 1/2 से mj इक्वल टू 1/2 वाली ट्रांजिशन, mj इक्वल टू 1/2 से mj इक्वल टू 1/2 वाली ट्रांजिशन पॉसिबल होगी। और दूसरी ट्रांजिशन कौन सी पॉसिबल है? mj इक्वल टू -1/2 से mj इक्वल टू -1/2 तक पॉसिबल है, क्योंकि इन दोनों को माइनस करके 0 आता है। तो ये वाली ट्रांजिशन भी आपने शो कर दी। तो डेल्टा mj के लिए आपने दो ट्रांजिशन शो कर दी। इसी तरह से डेल्टा mj इक्वल टू 1 के लिए कौन सी ट्रांजिशन पॉसिबल होगी, आइए वो देखते हैं। तो स्टूडेंट्स ट्रांजिशन जो होनी है वो इन दोनों लेवल से होनी है। तो स्टूडेंट्स अब हमें ट्रांजिशन ऐसे करनी है इस लेवल से नीचे वाले लेवल में कि हमारा जो mj में चेंज आएगा वो 1 से चेंज आएगा। तो 1/2 में से क्या माइनस करूं ताकि मुझे 1 मिले, आइए वो देखते हैं। अगर मैं 1/2 में से -1/2 माइनस करता हूं, अगर मैं 1/2 में से -1/2 माइनस करता हूं तो मुझे क्या मिलता है? 1/2 प्लस 1/2 मीन्स 1 मिलता है। मीन्स हमारे सेकंड सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग डेल्टा mj इक्वल टू 1 के अकॉर्डिंग ये वाला जो ट्रांजिशन है वो पॉसिबल हो रहा है। ये वाला यहाँ पे mj की वैल्यू 1/2 है, यहाँ पे mj की वैल्यू -1/2 है। तो 1/2 में से अगर मैं -1/2 माइनस करता हूँ तो मुझे 1 मिल रहा है। तो मीन्स हम ये वाली ट्रांजिशन जो है वो शो कर सकते हैं। इसी तरह से आप लिखेंगे फॉर डेल्टा mj इक्वल टू 1 ओनली 1 ट्रांजिशन इज अलाउड, दैट इज फ्रॉम mj इक्वल टू 1/2 टू mj इक्वल टू -1/2। तो मीन्स एक ही ट्रांजिशन पॉसिबल होगी। कोई और अगर आप ट्रांजिशन लेंगे तो उसके लिए आपको mj की जो वैल्यू है वो 1 से चेंज होती हुई नहीं दिखाई देगी कहीं पे भी। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं लास्ट सिलेक्शन रूल की, जो कि डेल्टा mj इक्वल टू -1। तो -1 आपको चाहिए, तो -1 ट्रांजिशन के लिए तो आपको देखना पड़ेगा, आपको ट्रांजिशन अभी इस लेवल से करनी है। तो यहाँ पर -1/2 है, तो -1/2 में से क्या मैं माइनस करूं कि मेरे को -1 मिले। 1/2 अगर मैं माइनस करता हूं -1/2 में से तो मुझे क्या मिल रहा है? -1 मिल रहा है। तो मीन्स mj इक्वल टू -1/2 से अगर मैं mj इक्वल टू -1/2 पर ट्रांजिशन करता हूं तो मुझे जो है डेल्टा mj इक्वल टू -1 जो है वो सेटिस्फाई होता हुआ नजर आता है। तो स्टूडेंट्स और किसी ट्रांजिशन में आपको डेल्टा mj इक्वल टू -1 नहीं मिलेगा। मींस D1 लाइन के लिए जो फर्दर जो स्प्लिटिंग है वो 4 लाइंस में ही पॉसिबल होगी। तो आप यहां पर लिखेंगे नीचे, ये है पैटर्न ऑफ D1 लाइन इन प्रेजेंस ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड। पैटर्न ऑफ D1 लाइन, इधर मैग्नेटिक फील्ड 0 था, यहाँ पर आपको ये सब कुछ रब कर देंगे आप, ये सब समझाने के लिए था आपको सिर्फ। यहाँ पर आपने वीक मैग्नेटिक फील्ड जो है अप्लाई किया हुआ है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं नीचे या ऊपर लिख सकते हैं वीक बी वेक्टर। ये सारा ट्रांजिशन जो होंगी वो वीक मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में होगी। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि D1 लाइन जो है वो 4 कंपोनेंट लाइंस में स्प्लिट हो रही है। अब हम देखेंगे कि इन चारों कंपोनेंट लाइन की फ्रीक्वेंसी क्या होंगी। इसके लिए हम यूज करेंगे वो रिजल्ट जो हमने पिछले वीडियो में निकाला था, क्वांटम थ्योरी ऑफ एनोमलस जीमन इफेक्ट का रिजल्ट जो हम यहाँ पर यूज करेंगे, जहां पर हमने जो हमारे कंपोनेंट लाइंस की जो फ्रीक्वेंसी है उसका एक्सप्रेशन जो है वो ड्राइव किया था। उस एक्सप्रेशन को यूज करके अब हम इन चारों कंपोनेंट की फ्रीक्वेंसीज की वैल्यूज देखेंगे और ये देखेंगे हम आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट जो लास्ट टॉपिक था हमारा क्वांटम थ्योरी ऑफ एनोमलस जीमन इफेक्ट, उसका जो रिजल्ट हमने निकाला था वहां पर हमने कंपोनेंट लाइंस की फ्रीक्वेंसी के लिए एक जनरल एक्सप्रेशन निकाला था। जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो जो कंपोनेंट लाइन की फ्रीक्वेंसी को हमने न्यू माना था और उसके लिए हमारे पास रिलेशन निकल के आया था न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट प्लस डेल्टा न्यू जी आई एम जे आई माइनस जी एफ एम जे एफ। तो स्टूडेंट्स ये एक्सप्रेशन हमारे पिछले वीडियो का रिजल्ट है। इस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां जाके आप देख सकते हैं कि ये रिजल्ट हमने कैसे फाइंड किया था। वैसे भी पिछला जो टॉपिक था हमारा क्वांटम थ्योरी ऑफ एनोमलस जीमन इफेक्ट और ये वाला टॉपिक जो है वो साथ मिलके ही 8 नंबर का क्वेश्चन बनाते हैं। तो एक्सप्रेशन हम पिछले वीडियो में ड्राइव कर चुके थे। लेकिन स्टूडेंट्स हमारे पास जो ऊपर जो D1 लाइंस की जो ट्रांजिशन है वो इस लेवल से इस लेवल में हो रही है और इस लेवल के लिए जो हमने पॉसिबल GMJ की वैल्यूज निकाली थी पिछले सेक्शंस के अंदर, इस लेवल के लिए हमने GMJ की वैल्यूज निकाली थी 1/3 एंड -1/3 और जो लोअर लेवल था इसके लिए 3/2s1/2। पहले आपको हायर लेवल लिखना है, हायर लेवल हमारा D1 लाइन के लिए ये वाला है, उसके लिए जो GMJ की वैल्यू 1/3 एंड -1/3। फिर आपको लोअर लेवल लिखना है, लोअर लेवल D1 लाइन के लिए 3/2s1/2 है, वो आपने लिख दिया। GMJ की वैल्यूज जो थी 1 एंड -1 थी। तो स्टूडेंट GMJ यहाँ पर अब वैल्यूज पुट करनी है हमने। वैल्यूज कैसे पुट करनी है? हमने पेयरिंग में करनी है। पहले हम 1/3 का पेयर बनाएंगे 1 के साथ, फिर -1/3 का पेयर बनाएंगे -1 के साथ, फिर हम क्या करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में 1/3 का पेयर बनाएंगे -1 के साथ एंड -1/3 का पेयर बनाएंगे 1 के साथ। तो आपको 4 जो वैल्यूज हैं
न्यू की जो है डिफरेंट मिलेंगी, जो आपकी कंपोनेंट लाइन की डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होंगी। तो पहले हम पेयर बनाएंगे 1/3 का 1 के साथ। ये जो वैल्यू है GMJ की ये हायर लेवल की है और ये GMJ जो है ये लोअर लेवल की वैल्यू है। तो हायर लेवल की वैल्यू हम 1/3 ले लेते हैं पहले, और लोअर लेवल की जो वैल्यू है वो 1 ले लेते हैं पहले। तो स्टूडेंट्स आपको न्यू 1 मिलेगा आपको न्यू नॉट प्लस डेल्टा न्यू। पहले हमने GMJ की वैल्यू 1/3 हायर लेवल की वैल्यू है, ये हायर लेवल की वैल्यू 1/3 ले ली, और लोअर लेवल की वैल्यू GMJ की जो है हमने वो -1 ले ली। ये इनिशियल जो है I जो है ये क्या शो कर रहा है, ये हायर लेवल को शो कर रहा है, और F जो है ये फाइनल लेवल को शो करता है जहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करके जाता है। तो ये फाइनल लेवल की वैल्यू हमने 1 ले ली। तो उसको सॉल्व करके आपको न्यू 1 की वैल्यू मिलेगी न्यू नॉट -2/3 डेल्टा न्यू। इसी प्रकार से आप सेकंड न्यू 2 की वैल्यू निकालेंगे। न्यू 2 की वैल्यू के लिए आपको हायर वैल्यू लेनी पड़ेगी, एक -1/3, एक लोअर वैल्यू -1 लेनी पड़ेगी। इन दोनों का पेयर बना दिया हमने। तो इस केस में आपको यहाँ पर GMJ की वैल्यू -1/3 पुट करनी है और इस GMJ की जगह आपको -1 पुट करना है। तो इसको सॉल्व करके आपको मिलेगा न्यू 2 इक्वल टू न्यू नॉट प्लस 2/3 डेल्टा न्यू। इसी तरह से आप न्यू 3 निकालेंगे। न्यू 3 निकालने के लिए आप पेयरिंग जो है हम ऑपोजिट कर देंगे। पेयरिंग हम इस प्रकार से करेंगे, 1/3 की पेयरिंग करेंगे -1 के साथ और -1/3 की पेयरिंग करेंगे 1 के साथ। तो आप पहले GMJ की वैल्यू यहाँ पर हायर लेवल के लिए 1/3 लेंगे और लोअर लेवल के लिए -1 लेंगे। तो आप 1/3 लीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर लोअर लेवल के लिए -1 लीजिए। बीच में माइनस का साइन नहीं है, ऊपर वाले फॉर्मूले में देख लीजिए। तो न्यू 3 की वैल्यू आ जाएगी न्यू नॉट प्लस 4/3 डेल्टा न्यू। इसी तरह से आप चौथी वैल्यू निकाल सकते हैं जो निकलेगी जब आप पेयरिंग जो है इसके साथ करेंगे। हायर लेवल की वैल्यू यहाँ पर -1/3 पुट करेंगे और लोअर लेवल की वैल्यू जो है प्रोडक्ट GMJ का वो 1 पुट करेंगे। तो उस केस के लिए आपको न्यू 4 की वैल्यू मिल जाएगी न्यू नॉट -4/3 डेल्टा न्यू। तो स्टूडेंट्स ये हमारा न्यू 1 है, ये हमारा न्यू 2 है, ये हमारा न्यू 3 है, ये हमारा न्यू 4 है। तो कंपोनेंट लाइंस की 4 कंपोनेंट लाइंस की हमने फ्रीक्वेंसी जो है वो निकालनी है। तो स्टूडेंट्स हमारा D1 लाइन का जो है वो काम खत्म हो चुका है। D1 लाइन जो है वीक मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में 4 कंपोनेंट लाइंस में स्प्लिट हो रही थी। जो हमने कैसे वो 4 लाइनें कौन कौन सी होंगी, कौन कौन से सिलेक्शन रूल फॉलो करके मिलेंगी, और इन चारों कंपोनेंट लाइन की फ्रीक्वेंसीज क्या क्या होंगी, ये भी हम निकाल चुके हैं। तो स्टूडेंट्स इसके आने वाले सेक्शन में बात करेंगे D2 लाइन के बारे में कि आखिरकार D2 लाइन जो है वो वीक मैग्नेटिक फील्ड में कितने कंपोनेंट लाइंस में स्प्लिट होगी और उनके लिए जो फ्रीक्वेंसीज होंगी कंपोनेंट लाइंस की वो क्या क्या रहेंगी, ये हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हमने देखा कि कैसे D1 लाइन जो है वीक मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में 4 कंपोनेंट लाइंस में स्प्लिट हो रही थी और उन कंपोनेंट लाइंस की फ्रीक्वेंसीज क्या क्या थी, न्यू 1, न्यू 2, न्यू 3, न्यू 4, उसकी वैल्यूज हमने निकाल ली थी। अब हम बात करेंगे D2 लाइन की। D2 लाइन जो है वो वीक मैग्नेटिक फील्ड में कितने कंपोनेंट लाइंस में स्प्लिट होगी और उन कंपोनेंट लाइन की फ्रीक्वेंसीज क्या क्या रहेंगी। तो स्टूडेंट्स वीडियो के स्टार्टिंग में हमने देखा था कि जो D2 लाइन है वो कैसे एमिट हो रही थी जब एक इलेक्ट्रॉन इस लेवल से इस लेवल में ट्रांजिशन कर रहा था। मींस 3-2p 3/2 लेवल से 3-2s 1/2 लेवल में ट्रांजिशन कर रहा था। तो D2 लाइन जो है वो एमिट हो रही थी। तो अब हेडिंग बनाएंगे फॉर D2 लाइन, मींस जो ट्रांजिशन रहेगा यहाँ पर इस लेवल से इस लेवल में रहेगा। तो स्टूडेंट्स हम आगे क्या लिखेंगे, इसमें बिल्कुल सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे जैसा हमने D1 लाइन के लिए किया था। सेम वही वर्डिंग हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। When magnetic field is 0, let nu naught is frequency of D2 line। तो स्टूडेंट जब हमने मैग्नेटिक फील्ड नहीं अप्लाई किया हुआ तो हम मान लेंगे कि इस स्पेक्ट्रल लाइन की मींस D2 लाइन की जो फ्रीक्वेंसी है वो न्यू नॉट है। When magnetic field is applied, then for 3-2s 1/2 we have GMJ इक्वल टू +1 और -1। देखिए स्टूडेंट्स जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये वाला लेवल भी कुछ सब लेवल्स में स्प्लिट होगा और ये वाला लेवल भी कुछ सब लेवल्स में स्प्लिट होगा। हम उसी लेवल्स की बात करेंगे जो D2 लाइन की ट्रांजिशन में इन्वॉल्व है। एक ये लेवल इन्वॉल्व है, एक ये वाला लेवल इन्वॉल्व है। ये वाला लेवल जो था वो D1 लाइन की ट्रांजिशन में भी इन्वॉल्व था। सेम लेवल ये वाला जो है वो D2 लाइन की ट्रांजिशन में भी इन्वॉल्व है। तो इसके लिए आपको दोबारा सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस लेवल के लिए हम पीछे शो कर चुके हैं कि इस लेवल के लिए जो GMJ की वैल्यूज आई थी वो +1 और -1 आई थी। मींस जो ये लेवल था वो फर्दर 2 लेवल्स में स्प्लिट हो रहा था। ये सब कुछ हम देख चुके हैं। तो इस लेवल को आप पिछले लेवल जैसे ही है ये, तो आपको दोबारा यहाँ पर शो करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हम अब इस लेवल की बात करेंगे और ये देखेंगे कि ये लेवल जो है
वो कितने सब लेवल्स में स्प्लिट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड। तो स्टूडेंट्स आइए आगे देखते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लेवल 3 2p 3/2 विल स्प्लिट इनटू 2j + 1 इक्वल टू 2 × 3/2 + 1 इक्वल टू 4 सब लेवल्स। जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये वाला लेवल जो है 2j + 1 सब लेवल्स में स्प्लिट हो जाएगा। किसी भी लेवल की जो मल्टीप्लिसिटी होती है मींस वो कितने सब लेवल्स में स्प्लिट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो जो नंबर हमें मिलता है वो इस एक्सप्रेशन से मिलता है 2j + 1 से। j जो होता है वो टोटल क्वांटम नंबर होता है। इस लेवल के लिए जो टोटल क्वांटम नंबर है वो यहाँ देखेंगे आप, यहाँ पे क्या नंबर लिखा हुआ है नीचे की तरफ। आप टेबल में से भी देख सकते हैं, जो हमने टेबल स्टार्टिंग में ड्रॉ किया था कि इस लेवल के लिए j की वैल्यू क्या थी, वो थी 3/2। तो अगर आप यहाँ पर j की वैल्यू 3/2 पुट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 4। मींस मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में ये लेवल जो है वो 4 सब लेवल्स में स्प्लिट होगा। आइए पहले इसकी ही स्प्लिटिंग हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स वीक मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में ये लेवल जो है वो 4 सब लेवल्स में स्प्लिट होने वाला है। तो आपको यहाँ पर 4 लेवल्स यहाँ पर शो करने पड़ेंगे। एक पूरे गिन के आपको 4 लेवल शो करने हैं, 2 3 और चौथा होगा ये लेवल जो है बराबर बनाएंगे आप, इसके बराबर में रखेंगे लाइनें वाली और यहाँ पे MJ लिख लेंगे। हम देखेंगे कि इस लेवल के लिए MJ की वैल्यूज क्या होंगी, वो हम बाद में देखते हैं क्या निकल के आते हैं। इसके लिए ये 4 वैल्यूज निकल के आनी चाहिए MJ की, वो देखते हैं क्या निकल के आती हैं। तो स्टूडेंट्स इसके लिए इस लेवल के लिए जो G की वैल्यू होगी, फॉर्मूला हम वही यूज करेंगे जो हमने D19 के लेवल्स के लिए किया था, इन दोनों के लिए किया था। तो G का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है 1 + j × j + 1 + s × s + 1 - l × l + 1 डिवाइड बाय 2j × j + 1। j जो है इस लेवल के लिए वो 3/2 है और s की वैल्यू चाहे कोई भी लेवल हो, चाहे ये लेवल हो, चाहे ये लेवल हो, चाहे ये वाला लेवल हो, s की वैल्यू हमेशा हाफ रहने वाली है। तो स्टूडेंट्स l की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर p लिखा हुआ है और अगर यहाँ पर p लिखा हुआ है तो मींस l की वैल्यू 1 है। अगर s लिखा होता है तो l की वैल्यू 0 होती है। अगर 2 लिखा होता है तो यहाँ पर अगर यहाँ पर d लिखा होता है तो l की वैल्यू 2 होती। तो ये नॉमेनक्लेचर होता है वो हमें फॉलो करना पड़ता है। अगर यहाँ पर p लिखा है तो हमें l की वैल्यू जो है वो 1 लेनी पड़ेगी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो g की वैल्यू जो है वो 4/3 निकल के आएगी इस पर्टिकुलर लेवल के लिए। तो स्टूडेंट्स क्योंकि इस लेवल के लिए j की वैल्यू स्मॉल j की वैल्यू 3/2 है, यहाँ से पता लग रही है स्मॉल j की वैल्यू कितनी है 3/2 है। तो mj की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, +j से -j तक हो सकती है, मींस +3/2 से -3/2 तक हो सकती हैं। तो बीच में जितने भी हमारे ऑड मल्टीपल्स आ रहे हैं हाफ के वो भी आपको लेने पड़ते हैं। जैसे +3/2 और -3/2 के बीच में +1/2 भी आ रहा है, वो भी आपको लेना पड़ेगा। और साथ के साथ एक और हाफ ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ आ रहा है वो है -1/2, वो भी आपको लेना पड़ेगा। तो +3/2 से -3/2 के बीच में जितने भी हमारे ऑड मल्टीपल्स आएंगे हाफ के वो सारे आपको काउंट करने पड़ेंगे। तो MJ की वैल्यू जो होंगी इस लेवल के लिए ये 4 वैल्यूज होंगी। आइए हम वहां पर लिख लेते हैं MJ की वैल्यूज क्या क्या हैं। पहली वैल्यू है +3/2, दूसरी वैल्यू है 1/2, तीसरी वैल्यू है -1/2 और चौथी वैल्यू है -3/2। तो स्टूडेंट्स अब इस लेवल के लिए हमें MJ की वैल्यूज मिल चुकी हैं और हम ये देख चुके हैं ये लेवल जो है वो 4 सब लेवल्स में स्प्लिट हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट सेक्शन में हम फाइंड करेंगे कि जो G × MJ की वैल्यूज क्या होंगी इस पर्टिकुलर लेवल के लिए और साथ के साथ हम सिलेक्शन रूल्स अप्लाई करके जो हमारी 6 लाइंस मिलने वाली हैं D2 की जो फर्दर स्प्लिटिंग होने वाली है 6 कंपोनेंट लाइंस की, वो ट्रांजिशन कौन कौन सी होंगी अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन रूल्स, वो सब देखेंगे हम आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट लास्ट सेक्शन में हम इस लेवल के लिए G की वैल्यू निकाल चुके थे जो 4/3 आई थी और MJ की जो वैल्यूज आई थी इस लेवल के लिए वो आई थी +3/2, +1/2, -1/2, -3/2। अब हम G × MJ की वैल्यूज निकालेंगे इस पर्टिकुलर लेवल के लिए। पहले आप 4/3 को +3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक वैल्यू मिल जाएगी G × MJ की। फिर आप 4/3 को +1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4/3 को -1/2 से करेंगे, फिर 4/3 को -3/2 से करेंगे। तो 4/3 को बारी बारी से आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको G MJ की जो है वो 4 वैल्यूज मिलेंगी। तो आप लिखेंगे G MJ = 4/3 × 3/2 करेंगे आपको 2 मिलेगा। फिर आप 4/3 × +1/2 करेंगे तो आपको 2/3 मिलेगा। जब आप 4/3 × -1/2 करेंगे तो आपको -2/3 मिलेगा। अगर आप 4/3 × -3/2 करेंगे तो आपको -2 मिलेगा। तो G MJ की जो है आपको 4 वैल्यूज मिलती हुई दिखाई दे रही हैं किस लेवल के लिए, इस लेवल के लिए
3/2p3/2 लेवल के लिए। ये मैंने मेंशन कर दिया है कि ये कौन से लेवल के लिए है, क्योंकि ये वैल्यू जो है वो आगे यूज होंगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर जो ट्रांजिशंस होंगी यहाँ इन 4 लेवल से इन 2 लेवल्स के बीच में, क्योंकि अपर लेवल जो है वो 4 लेवल्स में स्प्लिट हो रहा है और जो लोअर लेवल है वो 2 सब लेवल्स में स्प्लिट हो रहा है D2 लाइन के लिए। तो हमें ट्रांजिशन जो है इन चारों लेवल से इन दोनों लेवल्स में करनी है, बट उसके लिए जो है वो कुछ रूल्स फॉलो होने चाहिए जिसको हम सिलेक्शन रूल्स बोलते हैं। सिलेक्शन रूल्स वही रहेंगे जो D1 लाइन के लिए थे। मींस हमें वो ट्रांजिशन यहाँ पर शो करनी है जिसके लिए MJ की वैल्यूज में जो चेंज आएगा वो या तो 0 से आएगा या 1 से चेंज आएगा या -1 से चेंज आएगा। सिर्फ वही ट्रांजिशन जो है वो यहाँ पर अलाउड होंगी। तो आप क्या लाइन लिखेंगे, द अलाउड ट्रांजिशंस आर दोस फॉर विच डेल्टा MJ इक्वल टू 0, 1 एंड -1। मींस जिन जिन ट्रांजिशंस के लिए MJ की वैल्यू में 0 चेंज आएगा, 1 से चेंज आएगा, -1 से चेंज आएगा, सिर्फ वही ट्रांजिशन जो है हम इन 4 लेवल से इन 2 लेवल्स में शो कर सकते हैं। तो बारी बारी से हम ये सिलेक्शन रूल उठाएंगे। पहले हम डेल्टा MJ इक्वल टू 0 की बात करते हैं। तो देखते हैं कि डेल्टा MJ इक्वल टू 0 के लिए कितनी ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं। तो स्टूडेंट्स अब हमें MJ की वैल्यूज में से ऊपर वाली MJ की वैल्यूज में से नीचे वाली MJ की वैल्यूज माइनस करनी है ताकि हमें 0 मिले। वो कैसे मिलेगा देखिए ध्यान से, अगर आप 1/2 में से 1/2 माइनस करते हैं तो आपको 0 मिलेगा। तो पहली ट्रांजिशन जो होगी डेल्टा MJ इक्वल टू 0 के लिए वो 1/2 से 1/2 तक होगी। तो आप पहली ट्रांजिशन यहाँ शो कर सकते हैं। तो हमारी 6 कंपोनेंट लाइन में से हमारी पहली लाइन जो है वो हमें मिल चुकी है D2 पैटर्न के अंदर। तो स्टूडेंट्स अब आपको 0 कैसे मिल सकता है, आपको दूसरा 0 जो मिल सकता है वो -1/2 में से क्या माइनस करें कि आपको 0 मिले। तो अगर मैं -1/2 में से -1/2 माइनस करता हूं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा। तो मींस जब आपकी ट्रांजिशन MJ इक्वल टू -1/2 से MJ इक्वल टू -1/2 में होगी तब भी आपका जो MJ में चेंज आएगा वो 0 से चेंज आएगा। हम माइनस करके देख सकते हैं, -1/2 में से -1/2 माइनस करेंगे तो आपको 0 ही मिलेगा। तो स्टूडेंट्स डेल्टा MJ के लिए डेल्टा MJ इक्वल टू 0 के लिए 2 ट्रांजिशंस पॉसिबल होंगी। तो 6 में से हमारी 2 कंपोनेंट लाइन ड्रॉ हो चुकी हैं। तो आप लाइन लिखेंगे डेल्टा MJ इक्वल टू 0 के लिए ओनली 2 ट्रांजिशंस आर अलाउड। सिर्फ 2 ट्रांजिशन अलाउड होंगी। कौन कौन सी, फ्रॉम MJ इक्वल टू 1/2 टू MJ इक्वल टू 1/2। तो 1/2 माइनस करके 0 आ रहा है, तो पहली ट्रांजिशन तो ये वाली होगी। दूसरी ट्रांजिशन कौन सी होगी, फ्रॉम MJ इक्वल टू -1/2 टू MJ इक्वल टू -1/2। तो -1/2 में से -1/2 माइनस करके भी 0 आ रहा है, तो 2 ट्रांजिशन हमें मिल चुकी हैं। अब हम बात करेंगे दूसरे सिलेक्शन रूल की, डेल्टा MJ इक्वल टू 1। अब आपको ऐसे लेवल्स ऐसे ट्रांजिशन चूज करनी है जिनमें MJ का जो डिफरेंस है वो हमारा 1 आए। तो स्टूडेंट्स यहाँ से देखते हैं 3/2 में से क्या माइनस करें कि आपको 1 मिले। अगर मैं 3/2 में से 1/2 माइनस करता हूं तो मुझे 1 मिलता है। तो पहली ट्रांजिशन जो होगी डेल्टा MJ इक्वल टू 1 के लिए वो ये वाली होगी, 3/2 से 1/2 तक, क्योंकि 3/2 में से 1/2 माइनस करके आपको 1 मिल रहा है। मींस MJ की वैल्यू में 1 से चेंज आ रहा है। तो तीसरी हमें कंपोनेंट लाइन मिल चुकी है आउट ऑफ 6 कंपोनेंट लाइंस। तो स्टूडेंट्स अगेन आपको 1 कैसे मिल सकता है, थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स अगेन आपको 1 कैसे मिल सकता है, अगर आप 1/2 में से -1/2 माइनस करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप 1/2 में से माइनस करते हैं -1/2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हाफ प्लस हाफ बन जाएगा 1। तो स्टूडेंट दूसरी जो ट्रांजिशन होगी डेल्टा MJ इक्वल टू 1 के लिए वो ये वाली होगी, MJ इक्वल टू 1/2 से MJ इक्वल टू -1/2। क्योंकि अगर आप 1/2 में से -1/2 माइनस करते हैं अगेन आपको डेल्टा MJ जो है वो 1 देखने को मिलता है। तो 4 कंपोनेंट लाइंस कंप्लीट हो चुकी हैं। 2 कंपोनेंट लाइन 6 कंपोनेंट लाइन में से तो आपके 2 कंपोनेंट लाइंस बची हैं। तो आप फॉर डेल्टा MJ इक्वल टू 1 में क्या लिखेंगे, ओनली 2 ट्रांजिशंस अलाउड। डेल्टा MJ के लिए सिर्फ 2 ट्रांजिशंस अलाउड हो रही हैं, जैसे हमने वहां देखा फ्रॉम MJ इक्वल टू 3/2 टू MJ इक्वल टू 1/2, क्योंकि 3/2 में से 1/2 माइनस करके 1 आ रहा है। फ्रॉम MJ इक्वल टू 1/2 टू MJ इक्वल टू -1/2, क्योंकि 1/2 में से -1/2 माइनस करके भी आपको 1 मिल रहा है। तो 4 ट्रांजिशन जो है हमारी हो चुकी हैं। बाकी 2 देखते हैं कौन कौन सी होगी। फॉर डेल्टा MJ इक्वल टू -1, तो आपको आप MJ में जो है -1 से चेंज दिखाना है। वो कैसे दिखा सकते हैं हम, ओनली 2 ट्रांजिशन आर अलाउड। इसके लिए भी 2 ट्रांजिशन अलाउड होंगी। कौन कौन सी, फ्रॉम MJ इक्वल टू -1/2 टू MJ इक्वल टू +1/2। अगर आप -1/2 में से +1/2 माइनस करते हैं तो आपको -1 मिलेगा। तो स्टूडेंट्स ये वाली ट्रांजिशन हम शो करने जा रहे हैं, फ्रॉम MJ इक्वल टू -1/2 से MJ इक्वल टू +1/2, क्योंकि -1/2 में से +1/2 माइनस करने के बाद अगर मैं -1/2 में से माइनस कर दूं +1/2 तो आपको -1 मिलेगा रिजल्ट में। तो 5वीं ट्रांजिशन भी शो हो चुकी है, बची एक, वो कौन सी होगी आइए देखते हैं।
फ्रॉम एम जे इक्वल टू -3/2 टू एम जे इक्वल टू -1/2। अगर हम -3/2 में से माइनस करते हैं -1/2 तो अगेन आपको -1 मिलेगा। तो हमारी जो लास्ट ट्रांजिशन होगी 6th नंबर वाली वो ये होगी, एम जे इक्वल टू 3/2 से एम जे इक्वल टू -1/2। तो ये आपको 6 लाइन जो हैं स्प्लिट 6 कॉम्पोनेंट लाइंस मिलेंगे। मीन D2 लाइन जो है वीक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद 6 कॉम्पोनेंट लाइंस में स्प्लिट हो रही है। और ये है हमारा पैटर्न ऑफ D2 लाइन जो कि 6 लाइन से मिलकर बना होगा। अब इन सारी जो कंपोनेंट लाइंस हैं सबकी फ्रीक्वेंसीज अलग अलग होंगी, जिसको हम न्यू 1 न्यू 2 न्यू 3 से लेकर न्यू 6 तक डिनोट करेंगे। और इन कंपोनेंट फ्रीक्वेंसीज की वैल्यूज क्या क्या होंगी, इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, वो देखेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट लास्ट सेक्शन में हमने देखा कि वीक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद D2 लाइन जो है वो कैसे 6 कंपोनेंट लाइंस में स्प्लिट हो रही थी। अब हमें इन कंपोनेंट लाइंस की फ्रीक्वेंसीज निकालनी है, जिसके लिए हमें इन दोनों लेवल्स के लिए जो GMJ की वैल्यूज आई हैं वो लिखनी पड़ेंगी। फॉर 3/2p3/2 लेवल, इस लेवल के लिए जो हमारी GMJ की वैल्यूज आई थी पिछले सेक्शंस के अंदर वो आई थी 2 into 2, 2/3, -2/3, -2, 4 वैल्यूज आई थी GMJ की इस पर्टिकुलर लेवल के लिए। और जो दूसरा लेवल है जो D2 लाइन की ट्रांजिशन में इन्वॉल्व है वो ये वाला लेवल है, नीचे जो है 3/2s 1/2। तो इस लेवल के लिए स्टार्टिंग सेक्शंस में GMJ की जो वैल्यूज आई थी वो 2 वैल्यूज आई थी, एक आई थी 1 and -1। तो अगेन हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, कंपोनेंट लाइन की फ्रीक्वेंसी निकालने का एक्सप्रेशन यूज करेंगे ताकि हम इन 6 कंपोनेंट लाइन की फ्रीक्वेंसी निकाल सकें। ये जो एक्सप्रेशन है ये हमने पिछली वीडियो में हमने ड्राइव किया था, मैंने पहले भी आपको बताया था। ये एक्सप्रेशन जो है पिछली वीडियो का ही रिजल्ट है, जिसमें हम कंपोनेंट लाइन की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको न्यू से डिनोट करते हैं। न्यू इक्वल टू न्यू नॉट प्लस डेल्टा न्यू GI/MJI माइनस GF/MJF। ये जो प्रोडक्ट है G इंटू MJ, ये प्रोडक्ट है अपर लेवल का। अपर लेवल की बात हो रही है यहाँ पर। I जो है वो इनिशियल लेवल को डिनोट कर रहा है जहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है, और ये है लोअर लेवल जहां पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है ट्रांजिशन करने के बाद। ये लोअर लेवल की बात हो रही है। तो स्टूडेंट्स अब हम GMJ की डिफरेंट वैल्यूज उठाएंगे। यहाँ पर अपर लेवल की वैल्यूज ये हैं, ये हमारा अपर लेवल है और ये हमारा लोअर लेवल है, इसकी 2 वैल्यूज हैं। तो स्टूडेंट्स हम पहले पेयरिंग करेंगे। पेयरिंग कैसे करेंगे, पहले हम 2 की 1 के साथ पेयरिंग कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स जब GMJ की जो वैल्यू होगी अपर लेवल के लिए 2 होगी और GMJ की वैल्यू जो है लोअर लेवल के लिए जो 1 होगी, तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी न्यू की वो निकल के आएगी न्यू नॉट प्लस डेल्टा न्यू, 2 - 1 करके डेल्टा न्यू आएगा, आपको मिलेगा। तो स्टूडेंट पहली फ्रीक्वेंसी आ चुकी है, ये न्यू 1 की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। उसके बाद अब हम सेकंड वैल्यू निकालते हैं, सेकंड पेयरिंग बनाते हैं। अब हम पेयरिंग बनाएंगे, पहले हमने इसके साथ पेयरिंग बनाई, अब हम इसके साथ पेयरिंग बनाते हैं -2 की -1 के साथ। तो हमें क्या मिलेगा, न्यू नॉट प्लस डेल्टा न्यू -2 -1। तो इसको सॉल्व करके आपको मिलेगा न्यू नॉट माइनस डेल्टा न्यू। तो हमारी सेकंड लाइन कंपोनेंट लाइन की फ्रीक्वेंसी आ चुकी है इस लाइन की, ये है हमारा न्यू 2। तो स्टूडेंट्स न्यू 2 की वैल्यू आ चुकी है। वैसे हम पेयरिंग बनाएंगे और 3rd 4th 5th 6th ऐसे ही निकालेंगे। अब हमारी न्यू 3 क्या होगा, हमारा यहाँ पर न्यू 1 ही लिख दीजिए क्योंकि यहाँ पर हमने वैल्यूज पुट कर दी हैं। तो हमारा न्यू 3 जो होगा वो होगा न्यू नॉट प्लस डेल्टा न्यू। और अब हम पेयरिंग बनाएंगे 2/3 की, पहले 1 के साथ बनाएंगे, फिर 2/3 की -1 के साथ बनाएंगे। तो 2/3 की 1 के साथ बनाने में आपको क्या मिलेगा, अपर लेवल का हमने GMJ 2/3 ले लिया और लोअर लेवल का GMJ हमने 1 ले लिया। तो उस केस में आपको मिलेगा न्यू 3 इज इक्वल टू न्यू नॉट माइनस डेल्टा न्यू बाय 3। तो हम ऐसे ही 4th का निकाल लेते हैं। तो हमारे पास 3rd कॉम्पोनेंट का आ चुका है न्यू 3 का। तो स्टूडेंट न्यू 3 निकालने के लिए हमें 2/3 की पेयरिंग 1 के साथ बनाई। अब न्यू 4 निकालने के 2/3 की पेयरिंग जो है वो -1 के साथ बनाएंगे। तो आपको न्यू 4 मिलेगा। न्यू 4 आपको मिलेगा न्यू नॉट प्लस डेल्टा न्यू। ऊपर वाला हमने 2/3 ही रखा है और नीचे वाले लेवल का GMJ जो है हमने वो -1 ले लिया है। तो इस केस में आपको न्यू 4 की जो वैल्यू मिलेगी वो न्यू नॉट प्लस 5/3 इंटू डेल्टा न्यू मिलेगी। ऐसी जब आप न्यू 5 निकालेंगे वो आएगा न्यू नॉट डेल्टा न्यू। अब हम -2/3 की पेयरिंग करेंगे 1 के साथ। तो पहले हम -2/3 लिखेंगे। हमेशा पहले आपने ऊपर वाले लेवल का GMJ लिखना है, फिर आपने माइनस में लोअर लेवल का GMJ लिखना है। पहले 1 के साथ पेयरिंग करेंगे तो आपको मिलेगा न्यू 5 की वैल्यू न्यू नॉट -5/3 डेल्टा न्यू। और जगह खत्म हो गई है तो मैं यहाँ पर न्यू 6 की वैल्यू यहाँ पर निकाल देता हूँ। तो न्यू 6 आपको मिलेगा न्यू नॉट प्लस डेल्टा न्यू।
अब -2/3 की पेयरिंग मैं करूंगा -1 के साथ, तो -2/3 की पेयरिंग जब मैं -1 के साथ करूंगा तो मुझे मिलेगा ν6 की वैल्यू ν0 प्लस सॉल्व करके मुझे मिल जाएगा 1/3 डेल्टा न्यू। तो ν3, ν4, ν5 और ν6 ये कॉम्पोनेंट 90 फ्रीक्वेंसीज होंगी जिनके एक्सप्रेशन जो है यहाँ तक आपको ड्राइव करके आने हैं एग्जाम के अंदर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा जीमन इफेक्ट वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीटली फिनिश हो जाता है। स्प्लिटिंग ऑफ D1 D2 लाइंस इन वीक मैग्नेटिक फील्ड पे आके आपका जीमन इफेक्ट खत्म होता है। जीमन इफेक्ट के अब तक कौन कौन से पार्ट आ चुके हैं? पार्ट 1 आ चुका है। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था जीमन इफेक्ट क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या चाहिए होता है जीमन इफेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए, टाइप्स ऑफ जीमन इफेक्ट जिसमें हमने नॉर्मल एंड एनोमलस जीमन इफेक्ट के बीच में डिफरेंस जो है काफी डिटेल में स्टडी किया था। जीमन इफेक्ट पार्ट 2 के अंदर हमने क्लासिकल थ्योरी ऑफ नॉर्मल जीमन इफेक्ट स्टडी की थी। नॉर्मल जीमन इफेक्ट जो है वो 2 वेज में एक्सप्लेन किया जा सकता है, क्लासिकली भी और क्वांटम मैकेनिकली भी। तो पार्ट 2 में हमने क्लासिकल थ्योरी स्टडी की थी नॉर्मल जीमन इफेक्ट की। पार्ट 3 के अंदर हमने क्वांटम थ्योरी ऑफ नॉर्मल जीमन इफेक्ट स्टडी की थी। पार्ट 4 के अंदर हमने क्वांटम थ्योरी ऑफ एनोमलस जीमन इफेक्ट स्टडी किया था। और पार्ट 4 का ही ये जो आज का वीडियो है ये पार्ट 4 का ही पार्ट है। मैंने आपको बताया था 4th पार्ट के अंदर जो स्प्लिटिंग है D1 D2 लाइंस इन वीक मैग्नेटिक फील्ड, ये आपको क्वांटम थ्योरी ऑफ एनोमलस जीमन इफेक्ट के साथ ही पूछी जाएगी, क्योंकि D1 D2 का मोर देन 3 कंपोनेंट लाइन में स्प्लिट होना ये एनोमलस जीमन इफेक्ट ही कहलाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारा जीमन इफेक्ट जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको कंप्लीट जीमन इफेक्ट जो है वो सारे पार्ट जो है वो अच्छे से समझ आए होंगे। बाकी पार्ट्स के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां जाके आप जीमन इफेक्ट को बाकी पार्ट्स भी जो है वो अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको स्किप मत कीजिएगा। टिल देन, थैंक यू सो मच।